ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा MOU पर इत्तफाक राय हो चुका है, जिसके बाद अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके असरात न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात बल्कि पूरे खित्ते की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर गुज़िश्ता चंद दिनों की पेशरफ्त को यकजा करके देखा जाए तो एक जानिब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरती अमल आगे बढ़ता दिखाई देता है, जहाँ जौहरी प्रोग्राम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और मुमकिना इक़्तिसादी इक़दामात ज़ेर बहस हैं, जबकि दूसरी जानिब लबनान और इसराइल से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इसी पस मंज़र में G7 इजलास के मौके पर प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात ख़ास अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। ट्रंप ने एक तरफ इसराइल के लिए अपनी पॉलिसियों का दिफा किया और अपने किरदार को नुमायां किया, लेकिन दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू को लबनान के मामले में ज़्यादा जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करने का मशवरा भी दिया। बैरूत पर इसराइली हमले के हवाले से ट्रंप का ये कहना कि वो इस कार्रवाई से खुश नहीं थे, इस बात की निशानदही करता है कि वाशिंगटन हर मरहले पर सिफारती अमल को मुतासर करने वाली किसी नई कशीदगी से गुरेज चाहता है। ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब ईरान ने खबरदार किया है कि लबनान पर मजीद इसराइली हमले या जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजी मौजूदगी का तसलसल उबूरी मुफाहमत की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जा सकता है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वाज़े कर चुके हैं कि इसराइली अफवाज जनूबी लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेंगे। यूँ बज़ाहिर ये तासुर सामने आता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती राब्तों के साथ साथ लबनान और इसराइल से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी मामलात भी इस पूरे प्रोसेस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उधर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इस मामले पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने ईरान के इरादों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उनका मौक़िफ़ है कि बाज़ इंटेलिजेंस मालूमात मज़ीद एहतियात का तकाज़ा करती हैं। दूसरी जानिब नायब सदर JD वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकराती अमल के हवाले से निस्बतन ज़्यादा पॉजिटिव नुक्ता नज़र रखते हैं। ताहम वाइट हाउस का कहना है कि मुख्तलिफ आरा के बावजूद इंतज़ामिया मुज़ाकराती अमल का मुसलसल जायज़ा ले रही है और आइंदा चंद हफ्तों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि ईरान मुजव्वज़ा इक़दामात पर किस हद तक अमली पेशरफ्त करता है। इस तमाम पेशरफ्त में कतर और पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ़ है और तवज्जो भी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक कतर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत कर रहा है और आइंदा मरहले में भी राब्ते और मुशावरत का अमल जारी रहेगा, जो इस मामले में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को नुमायां करता नज़र आ रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान ये उबूरी मुफाहमत एक वसी और पायदार मुआहदे की बुनियाद बन सकेगी, या लबनान, इसराइल और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से जुड़े इख्तलाफात इस पेशरफ्त के लिए नई रुकावटें खड़ी करेंगे। देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मसूद खालिद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि जो G7 में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को लबनान के मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करने का कहा जा रहा है, जो ये क्या सिग्नलिंग की गई है, क्या मैसेजिंग है इसके अंदर डिप्लोमेटिक टर्म्स में? जी शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, बात यह है कि ट्रंप साहब जो हैं वो नाराज़ हैं नेतन्याहू से, क्योंकि इज़राइल जो है हर मौके पे सबोटाज करने की कोशिश करता है और कर रहा है। अब ये देखिए कि ये जो 3 दिन पहले उन्होंने बिल्कुल कैंडिडली ये कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं नाखुश हूँ, और उसकी वजह ये है कि अमेरिकी सदर ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल किसी तरीके से बात जो है अब बिगड़े ना, और ये जो एक मुआहदा जिसमें बड़ी मुश्किलों से रजामंदी का इजहार हुआ है दोनों साइड से, उसको आगे लेकर चला जाए और इसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि अब वही वॉन्ट्स टू मूव ऑन। बल्कि कल उन्होंने शायद ये भी कहा कि मैं तो अब लेबनान के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में नवंबर में, इसके अलावा जो डोमेस्टिक इसका जो फॉल आउट है इनकी पॉपुलैरिटी पे ट्रंप साहब की, वो भी खासा क्या कहते हैं नेगेटिव हो रहा है। पॉपुलैरिटी लेवल इनका बहुत कम है, लोग वहाँ परेशान हैं। और दूसरी बात ये कि जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो कि अलायंस हैं, पार्टनर्स हैं अमेरिका के, मसलन जापान है, साउथ कोरिया है,
इन कंट्रीज का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है ऑयल का, वो भी अब खत्म हो रहा है। देखिए ना, 3 साढ़े 3 महीने उन्होंने काम चलाया इंपोर्ट करके, और अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व, चीन की भी यही पोजीशन है। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर जो है, नेगेटिव असर आ सकता था। तो ये सारी चीज़ें, ये जो मुहर्रिकात, इनको सामने रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाह रहे हैं कि अब ये मामला जो है, यानी कि ये सेटल हो, एक तो प्रोविजनल एग्रीमेंट हो जाए फ्राइडे को, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू हो ईरान के साथ, जिसमें जो रियल इश्यूज हैं, कंटेंशियस इश्यूज हैं दोनों ममालिक के दरमियान, उसके ऊपर बातचीत हो और मामला जो है वो तय पा जाए। अब वो जाहिर बात है, उनको ये डोमेस्टिक एक उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो ही हैज़ टू हैव इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ ब्लस्टर। वो ये नहीं कह सकते कि मैं हार गया, वो ये नहीं कह सकते कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और हम ईरान को कुछ नहीं दे रहे, हम कोई ईरान को कंपनसेट नहीं करें। तो सारी चीज़ें ये वो उनकी एक रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। तो लेकिन देखना ये है कि दरअसल बात ये है कि अब जुमे को तो ये होपफुली ये मुआहदा साइन हो जाएगा, लेकिन इसके बाद का जो अगला मरहला है, दैट इज़ गोइंग टू बी कम्बरसम एंड डिफ़िकल्ट। उस पर देखना ये होगा कि दोनों पार्टीज कैसे इस चीज़ को आगे लेके चलती हैं। और जैसा कि आपने भी शायद इंट्रोडक्शन में अपनी कहा तारुफ में, कि वहाँ पर भी जो अमेरिका में लॉबीज है, स्ट्रॉन्ग लॉबीज, पावरफुल क्वार्टर्स, वो अभी भी जो है कहते हैं इस ईरान के बारे में स्केप्टिकल है। अब जब आपने लेबनान का जिक्र किया, तो देखिए ये इजराइल जो है ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा, इसकी एडवेंचरस पॉलिसी है। ये शायद अभी पॉज ले ले, क्योंकि ये एम्बैरस नहीं करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को, और ये है कि वहाँ पर इजराइल में भी इलेक्शन होने इस साल के आखिर में, तो नेतन्याहू ये कोशिश कर सकते हैं कि वो डोमेस्टिकली इस चीज़ को रैली करके अपने लिए सपोर्ट क्रिएट करें। ऑन दी अदर हैंड, मतलब इट कैन गो बोथ वेज, इट कैन गो इन आइदर डायरेक्शन। या तो पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ सकती है अपने इसी किस्म की कुछ मज़ीद हरकत करके, या बिल्कुल वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो उनके लिए भी एक बड़ा मसला है। लेकिन लेबनान जो है वो ईरान ने चूँकि इसको मशरूत कर दिया है कि ये सारी जो सीज़फायर है, जंगबंदी है, इस सब बहाजों पर है, इस पर लेबनान भी शामिल है। तो लेबनान इज़ नाउ बिकमिंग एन एचईडीज़ हील दैट वे। तो लेट्स सी क्या होता है। Okay, we'll take a short break here. Welcome back. ब्रिगेडियर साहब, ये ईरान ने खबरदार किया है कि जनूबी लबनान में इसराइली मौजूदगी उबूरी मुफाहमत के मुनाफी हो सकती है, जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फ़ौज की प्रेजेंस वहाँ पर बरकरार रहेगी। इस सिचुएशन में सिक्योरिटी का क्या वहाँ पर जो है वो सिचुएशन होगी? हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? देखिए आदिल, बात यह है कि डेफिनेटली ईरान, इजराइल इज रिमेन अ स्पॉइलर, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जंगबंदी हो, इसलिए कि वो ये चाहता है कि ईरान शुड बी टोटली डिसिमेटेड। उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी, और उसके साथ ड्रोन कैपेसिटी और रिजीम चेंज, ये मस्ट है उसके लिए, ताकि वो जब भी चाहे अपने ग्रेटर इजराइल का उसका प्लान हो, वो मिडिल ईस्ट की तरफ फैन आउट करता है, तो पीछे से उसको कोई थ्रेट ना हो ईरान का, और उसके प्रॉक्सी जो हिजबुल्लाह है, हमास है और हूतीज़ हैं, ये दे शुड नॉट इंटरफेयर एट ऑल। ये उसके पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह कर रहे हैं कि ओपनली 25% एरिया पे सदर्न लेबनान को उसने कब्जा कर लिया है, झंडा लहरा दिया है। और उनके 3 मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक और मिनिस्टर, तीनों ये कह रहे हैं कि इट्स अ बैड डील, we don't come under America, we are a sovereign nation, we will not withdraw for Lebanon. They are very clear about it. और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की नेतन्याहू से, उस टाइम यही कहा, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप गॉट अनॉयड। तो देयर आर 2 वर्जन, वन बाय प्लान्ड है, क्योंकि देखिए इजराइल इज नथिंग विदाउट अमेरिका। अमेरिकन उनकी मिलिट्री एड से ही वो चलते हैं, और उससे आपको पता है कि हर साल कितने $billion को वेपन एमिशन मिलता है। Can they annoy Americans? It's not possible. सेकेंड, कि अमेरिकन अगर इस बार ट्रंप जो डील कर रहे हैं, उनके 2-3 मिनिस्टर जो हैं, वॉर मिनिस्टर्स, उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, उनके चीफ, दे और नॉट हैप्पी, और वो मेरे ख्याल में लगता है कि शायद उनको भी चेंज कर दें मिस्टर ट्रंप। बट ट्रंप के लिए ये बहुत ज़रूरी डील थी, क्योंकि देखें दुनिया का प्रेशर
ऑल द वर्ल्ड, आप चाहे अमेरिकन पब्लिक ले लें, अमेरिकन कांग्रेस लें, सेनेट लें, नेटो, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट टोटली अगेंस्ट इट वॉर, पाकिस्तान के हम लोग पाकिस्तान में, फिर चाइना, रशिया, ये तमाम ममालिक जो हैं ये दे डोंट वांट वॉर, बिकॉज जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुके हैं और एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहे हैं, और अगर ये 6-60 दिन और लड़ाई हो जाती है तो आप सोचें दुनिया का क्या हाल होगा। इसलिए मिस्टर ट्रम्प इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, और इसी वजह से उनको मजबूरन, चाहे उनके अपने एलाइज हो, साउथ कोरिया है, वो है, जापान है, एवरीबॉडी इज पुशिंग अमेरिकन टू गो फॉर डील। इसी वजह से वो ऑन वीकर टर्म्स कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट एक चीज करना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज ले जाना चाहते हैं अमेरिकन पब्लिक के पास कि वो कहें देखें मैंने जो 47 ईयर्स में जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट वो नहीं कर सके मैंने कर दिया, और वो है कि मैंने ईरान को हमेशा के लिए डीन्यूक्लियराइज कर दिया, उसको न्यूक्लियर पॉलिसी खत्म कर दी, और ये वो इलेक्शन स्लोगन लेके जाना चाहते हैं अमेरिका के, देखें सेनेट में और कांग्रेस में, कि मैं ये आपके लिए ले आया और अंदर के लिए ये थ्रेट खत्म हो गया, बेसिकली उसका डिजाइन। बट डेफिनेटली इजराइल इज नॉट एट ऑल हैप्पी, और वो इसीलिए इस मुआहदे में भी शामिल नहीं है। ठीक, तो कल को अमेरिकन कहेंगे कि हमने देखें हम तो इजराइल को हम शामिल में, लेकिन इजराइल नहीं सुना, हमारी बात नहीं सुना, तो दिस इज अनदर वर्जन, दैट्स ट्रू। ओके, फेयर इनफ। एम्बेसडर, क्या ये जो भी ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिड टर्म इलेक्शन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो क्या ये उनको हेल्प करने जा रहा है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? और क्योंकि जितना प्रेशर बिल्डअप हो चुका है विद इन कंट्री, आउटसाइड, इकोनॉमिक प्रेशर, अलाइज का प्रेशर, एज ब्रिगेड साहब मैंशन अर्लियर, तो आपके ख्याल में ये क्या होगा? और दूसरा ये कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो ईरान से रिलेटेड डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो क्या ये रूटीन पॉलिसी डिबेट है या इससे कोई डायलॉग प्रोसेस भी जो है वो इफेक्ट कर सकता है? योर टेक ऑन। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब अंडर प्रेशर तो हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। एक तो एक्सटर्नल फ्रंट तो हमने डिस्कस कर लिया, इंटरनली जो उनको एक डोमेस्टिक अपोजिशन मिल रही है इस वॉर की, और जो इलेक्शन आ रहे हैं जैसा कि आपने खुद कहा नवंबर में, तो अभी तो आउटकम इसकी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती कि क्या आउटकम होगी उस इलेक्शन की, कि रिपब्लिकन्स जीत जाएंगे या डेमोक्रेट्स आएंगे, व्हाटएवर। तो ये अभी कहना ज़रा मुश्किल है अमेरिका के बारे में। लेकिन ये कि जाहिर बात है अगर वो एक चीज़ ऐसी ले सामने कांग्रेस के और अमेरिकी अवाम के कि जी मैंने वो कर दिया है जो कि पिछले 47-48 सालों में नहीं हुआ ईरान के साथ, मैंने इसको डिफैंग कर दिया ईरान को, और बिल्कुल ये इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है, और अब आगे की तरफ चलें, तो अगर इस किस्म की कोई डील ये कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ज़रा एक नोट ऑफ कॉशन कि देखिए जो सेकंड फेज शुरू होगा ना टॉक्स का, वो दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल एंड सेंसिटिव। उसमें होनी है चीज़ें, क्योंकि देखिए ईरान जो है वो उसके हाथ में तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो है लीवर आ गया है, वो उसको अपने एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट करेगा, और वो इस तरह आसानी से गिव अप नहीं करेगा। जैसे वो ईरान मांग रहा है कि $24 बिलियन दें, अप फ्रंट दें, उसका कम से कम आधा आप दें तो फिर बातचीत आगे चले, उन्होंने शराइत रखी है, तो ये इतना आसान नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका में प्रो अभी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और दूसरे एरियाज में है, वो ज़रूर वर्क करेगी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, उनको कन्विंस करने के लिए। देखिए कि हमने तो पहले ही आपको कहा था कि ईरान तो है, ये रिलायबल नहीं है, तो एज दे से कि देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, बट एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल प्रेशर है, अलाइज का प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है कि डील जो है ये सस्टेन हो, और दुनिया परेशान है इकोनॉमिकली। आज IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि अगर ये वॉर ख़त्म हो भी जाती है कल, तो इसके जो रिपरकशंस हैं, इकोनॉमिक फॉल आउट है, वो अभी 1-2 साल में भी आपको इसका सामना करना पड़ेगा, एनर्जी फ्रंट पे भी और फूड सप्लाई चेन्स पे भी। तो ये बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। देखिए गल्फ कंट्रीज जो हैं उनकी एक्सपोर्ट रुकी हुई है तकरीबन, ठीक है जी, ईरान की एक्सपोर्ट, तो हर एक के इंटरेस्ट में है कि कोई ना कोई डील हो जाए। अब ईरान का भी ये टेस्ट होगा कि वो किस हद तक ब्रिक्समैनशिप में इंडल्ज करता है इन नेगोशिएशंस में।
अभी तो जिनीवा में एक प्रोविजनल एग्रीमेंट हो जाएगा, वो फोटो ऑप हो जाएगा, तस्वीरें आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। But next 60 days are crucial. आप कह रहे हैं फिर second phase में They enter. are going to be very crucial. Yes, absolutely. Okay, and it is not going to be concluded within 60 days or 90 days or 120 days. It will take some time. वो जी 20 महीने लगे थे शायद उसको JCPO को, ठीक है, जब नेगोशिएट न्यूक्लियर डील। और मैं बार बार प्रोग्राम में अपने ये बात कर रहा हूँ कि अभी जो असेसमेंट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो वर्ल्ड इकोनॉमी को समझते हैं या एनालिस्ट हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं कि ईरान अभी भी आज जिस वॉर में है तकरीबन 30 साल पीछे चला गया है, 20-30 साल पीछे चला गया, बिकॉज इतना डैमेज हुआ है वहाँ पर भी। तो अब वो रिकवरी फेज़ में उनको भी जाना है, सैंक्शंस हटे हैं, बहुत एक लंबा फेज़ उनके लिए भी है, लेकिन दे आर गुड नेगोशिएटर्स। तो वो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेके डायलॉग तक अपनी पोजीशन जो है वो संभाले हुए हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैं ब्रिगेड साहब ज़रा एक तो ये बताइए कि सिक्योरिटी ज़राए से जो ये कुछ चीज़ें डिस्कशन सामने आई है कि जिसमें कहा गया है कि फील्ड मार्शल जो है उनका इंटरेस्ट जो था वो स्टेबिलिटी की तरफ था और पीस की तरफ था, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? एक तो ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी होती है, एम्बेसडर साहब बैठे हुए हैं और सारे हमारे डिप्लोमेट्स आजकल जो भी आते हैं वो मिलिट्री डिप्लोमेसी और फिर फील्ड मार्शल के रोल को बड़ा अप्रेज कर रहे हैं। सो ये कितना इंपॉर्टेंट था ऐसे वक्त में स्टेप इन करना और चीज़ों को इस तरीके से मॉनिटर करके और मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू उसको कराना, क्योंकि अपेरेंटली आज भी जब हम बात करें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, डेडलॉक्स हैं, और अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ है कितनी दफ़ा करीब आके ये डायलॉग जो है वो इजराइल के स्पॉइलर होने की वजह से रुक जाता है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट वाज, ज़रा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। गो अहेड। आदिल, एक तो देखें फील्ड मार्शल रियाज से मुनीर ने ऑनेस्टली आई फील कि इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, एंड ज़ाहिर विद ऑफ कोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फॉरेन अफेयर्स, लेकिन जो कारनामा किया है ये इट विल बी रिमेंबर्ड बाय द वर्ल्ड, और पाकिस्तानी कौम को मेरे ख्याल में शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये फील्ड मार्शल ने फ्लोर द हाउस के ऊपर भी आवाज़ की कि जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्रस्ट विन ओवर किया, ईरानी लीडरशिप का ट्रस्ट विन ओवर किया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, एंड देन ही कन्विंस बोथ ऑफ देम कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर इमीडिएटली पीस। और 47 इयर्स की दुश्मन को उन्होंने इमीडिएटली ला के एक ऑफिस में एक छत के नीचे बिठा दिया। इट वाज द बिग अचीवमेंट। और आपको पता है कि आपके दुश्मन जो इंडिया है वहाँ पर उसके किस तरीके से उसको ये सफ़े माता मची हुई थी। दैन उसके बाद देवर पीरियड जहाँ लाल पीरियड में आपके सामने आए, ऐसे पीरियड्स आए जिसमें ये नजर आ रहा था कि शायद स्टेलमेंट है, आज लड़ाई हो जाएगी। देवर टाइम जब 2 घंटे रह गए थे, अगर आपको याद हो, उस वक्त प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल डायरेक्ट उनसे बात की, मेक के थोड़ा आप एक्सटेंड करें, वील वेट पाए, कोई हम निकालते हैं, बात करते हैं, ईरान से बात करते हैं, देन प्रेसिडेंट से बात की, प्रेसिडेंट से, especially maintained a balance between Middle East and Iran। वो एक बड़ा, वो तो हिस्टोरिकली उससे भी बड़ी चीज़ थी जिसको आपने कवर किया है पाकिस्तान ने सारे अरसे के अंदर। ये तो फील्ड मार्शल ने ईरान और मिडिल ईस्ट को क्लोज ले आए। यू कैनॉट इमेजिन कि इसके कितने दूरस्थ नतीजे। इजराइल वांटेड कि सेक्टेरियन क्लैश हो जाए ईरान में और मिडिल ईस्ट में, और ये सेल्फ डिस्ट्रॉय जिसे को कर ले, और ग्रेटर इजराइल का खौफ करो। He spoke to leadership of Iran. He spoke to ये किंगडम सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान से, कतर डेलीगेशन से, सबसे बात की, उनको समझाया प्लीज डोंट रिएक्ट, डोंट एक्ट, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इजराइल वांट्स। और आज आपके सामने तो ये सऊदी अरब और कतर के डेलीगेशन आर विजिटिंग ईरान फॉर दिस डील। कतर, ये ईरान के डेलीगेशन जा रहे हैं, सऊदी अरब और कतर। दिस स्पीक्स दे रियलाइज that they have to be together to confront Israel, and that is what biggest achievement of Field Marshal Jassim Mir. ये Middle East countries will remember Field Marshal. Honestly, I'm telling you. उसके बाद जब ये हल नहीं ठीक हो रहा, then he went to वहाँ ईरान, वहाँ जाके मुसवदा तैयार किया, दोनों से बात की, ऑलमोस्ट तैयार कर लिया। फिर देवर स्पॉयलर्स आपको पता है, कभी वो लेबनान में अटैक कर रहा है, कभी कहीं कर रहा है, लेकिन 200 लोगों को जिसने एक दिन में 36 आदमी मार दिया बैरूत, सेंट्रल बैरूत के अंदर, इतना उसने स्पाइलिंग का काम किया। एंड देन फाइनली आपके सामने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी ये बात की और ईरान ने बात की कि हम चाहे जर्मन में करें, कहीं करें,
Pakistan will be host. Number 2, it will remember as Islamabad foreign. एम्बेसडर साहब, ये जो कतर ने भी पाकिस्तान को प्रेज किया, इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको याद हो, मैं और आप एक सिक्योरिटी वर्कशॉप में दोनों साथ थे, हम दोनों का वहाँ पर लेक्चर था, और आप पाकिस्तान की, बड़ा मुश्किल था उस ज़माने में, आज से 3 साल पहले, आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर रहे थे, और उस वक्त नोबडी वाज रेडी टू बिलीव कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई थी। लेकिन अब इन लास्ट 2-3 ईयर्स थिंग्स हैव बीन कम्प्लीटली चेंज, एक डिफरेंट सिनेरियो है, और मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन जिसको आप कह सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। तो योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बिकॉज आई हैव टू कंक्लूड द सेगमेंट एज वेल। गो अहेड प्लीज। जी देखिए, कतर जो है वो इन्वॉल्व रहा है इन सारे प्रोसेसेस में। अफगानिस्तान में था, अभी ये इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस में, ईरान में, और कतर के ऊपर भी ट्रस्ट है अमेरिका का, और ईरान का भी ट्रस्ट है। तो हमें तो न सिर्फ कतर नहीं बल्कि दुनिया भर से हमारी क्या कहते हैं जो है इन कोशिशों की पजीराई हो रही है। मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, अब देखना ये कि वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए। हमने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, और इसकी तारीफ वजह तौर पर हो रही है। तो ये एक माइलस्टोन है, ये एक माइलेज है जो हमें मिली है। और ये देखिए, आज से 3 साल पहले ये चीज़ नहीं थी। मार्का हक के बाद जो है हमारा प्रोफाइल जो है वो ऊपर जाना शुरू हुआ है। अब जो हमें आगे देखना है, इसमें 3-4 चीज़ें जो है पाकिस्तान को करनी चाहिए या सोचना चाहिए। उसमें यह है कि एक तो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी जो हमारा प्रोफाइल इस वक्त बना है ना, उसको हमने रिटेन करना है, बी इट द यूनाइटेड नेशंस और एल्सवेयर इन इंटरनेशनल बॉडीज। नंबर 1। नंबर 2, हमें रीजनल कोऑपरेशन पे फोकस करना है, क्योंकि अब हमारे लिए जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, रोड प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ें जो कि निगलेक्टेड रही हैं, जैसे ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, इन चीज़ों पे हमें अब फोकस करना, इनको हम लेके जाएं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। यस, एब्सोल्यूट। यस, ये है कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो इवॉल्व होगा, डिज़ाइन होगा अब इस वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में, उसमें पाकिस्तान को अपनी नीश जो है तैयार फाइंड करनी है, ढूंढनी है। पाकिस्तान कैसे वो रोल प्ले करेगा, बिकॉज पाकिस्तान विल हैव अ रोल। उसको हम कैसे उस प्रोसेस को बड़ा केयरफुली और डेफ्टली जो है कैसे स्टीयर करते हैं। राइट, फेयर इनफ। मसूद खालिद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट, दोनों मौजूद थे। और बिल्कुल वी नीड टू कन्वर्चुनिटी और इकॉनमी को अपनी बेटर करने के लिए, अपनी इकनॉमिक्स को, डिजिटल नंबर्स को, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए अब हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करना है पूरे तरीके से। और वो चाहे सिक्योरिटी एपरेटस है, डिफेंस एस्पेक्ट से देखना है, या फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट से देखना है, अपनी जगह है। लेकिन साथ साथ अपनी इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, और अब इकॉनमी ही ड्राइव करती है डिफेंस दुनिया की कंट्रीज़ का। तो इकॉनमी पे बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो बजट आया है इसके बाद क्या सूरत हाल जो है वो बनने जा रही है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बजट की मॉनेटरी पॉलिसी भी सामने आ चुकी है। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इस फैसले से बज़ाहिर ये पैगाम मिलता है कि हुकूमत और सेंट्रल बैंक की फौरी तरजीह मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत करना है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान महंगाई में कमी, करंट अकाउंट में बेहतरी और फाइनेंशियल मार्केट्स में पॉजिटिव रुझान देखने में आया है। इसी तनाजुर में वज़ीर ख़जाना ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया की नुमाया मार्केट्स में शुमार होने वाली कारकर्दगी दिखाई है। ताहम दूसरी जानिब मईशत के बाद बुनियादी मसाइल अब भी मौजूद हैं। सिर्फ 10 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियों के 266 अरब रुपए के नुकसानात इस बात की याद दहानी कराते हैं कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल अब भी मुकम्मल नहीं हुआ। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुलैरी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, ये बताइएगा कि स्टेट बैंक की तरफ से जो 11.5% इंटरेस्ट रेट मेंटेन करने का फैसला किया गया है, हाउ डू यू सी दिस? कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्टेड था। ऑफ कोर्स स्टेट बैंक बड़ी प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी अभी तक लेके चल रहा है और इन्फ्लेशन को ज़हन में फोर्सी कर रहे हैं। पहले से ही जो पिछली दफ़ा जो मीटिंग थी या उससे पहली मीटिंग्स में जब इंटरेस्ट रेट को दोबारा से बढ़ाया जाना शुरू किया तो स्टेट को देख रहा था कि ऑयल प्राइसेस जो हैं आलमी मंडी में गल्फ टेंशन के बाद वो एक इन्फ्लेशन सेकंड और थर्ड वेव ऑफ इन्फ्लेशन लेके आ सकती हैं और उसी हिसाब से वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी साथ साथ एडजस्ट कर रहा है। ये जो बजट है, बजट से कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स
जो है वो यकीनी तौर पे आए, स्पेशली तनख्वाहदार तबका में उसके कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स उससे मिले। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को कुछ हद तक उसमें नज़र आ रहा है कि शायद हुकूमत जो है वो दूसरे एवेन्यूज इस वक्त तलाश कर रही है टैक्स रेवेन्यू को पूरा करने के लिए, उनको थोड़ा सा सिलेक्टिव रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये उसी जो तसलसल को बरकरार रखने के लिए उन सेंटिमेंट्स को हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले 2 महीने जो है वो मॉनेटरी रेट को, पॉलिसी रेट को ना छेड़छाड़ की जाए। 2 महीने में 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो जो गल्फ की सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। फिर अभी इलेक्ट्रॉनिकली एक MOU साइन हुआ है, उसके बाद इसके जो खदोखाल हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। ओके, क्या पाकिस्तान अब भी आपके ख्याल में जो है वो स्टेबिलिटी के फेज़ में ही है, या उससे निकलकर ग्रोथ फेज़ में एंटर हो चुका है या हो रहा है, और या IMF प्रोग्राम की भी कुछ कंपल्शंस है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा? IMF प्रोग्राम हो या ना हो, इस वक्त अपनी कंपल्शन है कि आप 2 साल पहले तो पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, यानी मरीज जो है वो कोमा में जा रहा था। 2 साल से अब उसको हल्का सा स्टेबल किया है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सुबह जाके जो है वो मैराथन में भागना शुरू कर देगा। ये फिलहाल अभी पेशेंट ICU से बाहर आया है। हाँ, तो इसी तरह से आपको इसको रखना होगा। देखिए, ये स्टेबिलिटी बारोड स्टेबिलिटी है। ये स्टेबिलिटी जो है, अगर हम स्टेट बैंक रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व में मेजर चंक जो है वो तो सऊदी और चाइनीज़ डिपॉजिट्स का है। सऊदी डिपॉजिट प्योरली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चंद साल पहले जब मुवाफक नहीं थी तो सऊदीज़ ने अपने पैसे वापस मांग लिए थे, हमने दे दिए। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान, UAE ने पैसे मांगे, हमने सऊदी से लेके तो उनको वापस भी कर दिए, कुछ अपने डिपॉजिट जो है उनको भी पूरा करने की कोशिश की। और सेकंड, जो पैसे चाइना के हैं, चाइना के साथ भी पाकिस्तान को बड़ा फूंक के चलना पड़ रहा है कि अमेरिका और चाइना का बैलेंस इस तरीके से रहे कि कोई भी सुपर पावर आपसे नाराज़ ना हो जाए। तो एक बैलेंस मेंटेन करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तीसरा, ये स्टेबिलिटी जो है ये IMF प्रोग्राम की वजह से कोई एक बैड पॉलिटिकल डिसीजन जो कि IMF को अगर नाराज़ करता है किसी वजह से, तो ये स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ जाएगी। और जो 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं ग्रोथ से मुतल्लिक़, वो हैं इस वक्त ग्रोथ आपकी डिपेंड कर रही है मॉनसून सीज़न पे और गल्फ़ की सिचुएशन पे। आप 100 नोबेल इनाम याफ्ता इकोनॉमिस्ट बिठा के बजट बनवा लें, अल्लाह ना करे एक बैड मॉनसून सीज़न जो है 2022 की तरह का, वो आपकी तमाम प्लानिंग को उड़ा के ले जाता है। और इस दफ़ा तो NDMA ने वार्निंग भी दे रखी है कि बारिशें जो हैं वो 26% ज़्यादा होंगी और गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ग्रोथ की बात करते हैं। सेकंड, तेल की कीमतें आलमी मंडी में, अगर ये कल भी सुलह होकर हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए तो ये जो अभी MOU साइन हुआ है ये 30 दिन दे रहा है, जिसमें कि पीस एग्रीमेंट के खदोखाल वाज़े होंगे। फिर अगले 60 और आबनाए हुर्मस से का ब्लॉकेट जो है वो ख़त्म होना शुरू होगा। उसके बाद अगले 60 महीने में आपको पीस डील को फाइनल करना है। तो अगर कल भी ये सारा कुछ हो जाता है तो शिपिंग कंपनी जिसको कि अपना शिप भेजना है अपना हुर्मस में, खा पाकिस्तान के लिए या दुनिया के किसी भी जगह के लिए, इस वक्त फरवरी से बाद 28 फरवरी के बाद उनकी इंश्योरेंस कास्ट जो है वो 4000 गुना बढ़ चुकी है। यानी आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई शिप $1 दे रहा था इंश्योरेंस का, तो अब वो $4000 दे रहा है। और ये जंग के साथ डायरेक्टली रेलिवेंट है। इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी असेसमेंट करने में कि आपना हुर्मस कितना सेफ है, वो इंश्योरेंस कास्ट क्या रखेंगे, जो कि बाद में फ्रेट चार्जेस में कन्वर्ट होती है, जो कि बाद में पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की कीमतों में कन्वर्ट होती है। तो ये स्टेबल होने में अभी 6 महीने और लग जाएंगे। तो जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आती है हमारे यहाँ, ना तो इन्फ्लेशन की स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट की जा सकती है और ना ग्रोथ की जो है। So you don't see $70 per barrel in coming 6 months or 8 months or 1 year down the line? अल्लाह करे कि ये हो जाए, लेकिन आपको तो एवरेज कीमत देखना होगी ना। मैं जैसा कि हम अभी पिछले 4 महीनों में देख चुके हैं कि एक स्टेटमेंट आती है प्रेसिडेंट ट्रंप की, तेल की कीमतें नीचे चली जाती हैं, अगली स्टेटमेंट आती है तेल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। इजराइल लेबनान पे कुछ करता है,
और ईरान जो है वो बदले में खत्ते में किसी बड़ी अमेरिकन फ्रेजाइल देश- सी सिचुएशन है। आप कह रहे हैं कि अब ये ज़रा इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसका इन्हिसार हो गया है मुकम्मल तौर जी, पे कि वो बिल्कुल। क्या होती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजंस होंगे। इट्स डॉक्टर नॉट व्हाट आई सी और व्हाट यू सी, इट इज के हाउ थिंग्स वुड अनफोल्ड, और चीजें अभी फ्रेजाइल हैं। जी ठीक, फेयर इनफ। सो ये स्टॉक मार्केट्स की जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के बावजूद जो है वो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी है, वो क्या रीज़न है? इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का एक मेजर जो चैलेंज है वो आपका एनर्जी की प्राइसेस से मुंसलिक है। एनर्जी की प्राइसेस इस वक्त आपका एक मेजर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका एक मेजर पोर्शन है। बाकी सारी कॉस्ट को अगर आप एक साइड पर रखें, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए उसको एक तो एनर्जी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी चाहिए। हमने जितनी तेज़ी के साथ अपनी एनर्जी पॉलिसी स्पेशली बदली हैं, कभी सोलर को हम प्रमोट कर रहे थे, फिर हमने सोलर को डिस्करेज करना शुरू किया, फिर हमने कहा नहीं, पुराने वाले जो हैं सोलर लगे हुए उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, फिर हमने कहा नए लगाने वालों के साथ ये सलूक होगा, फिर जो 25 kV से ऊपर के हैं उनके साथ ये सलूक होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बेसिकली इन्वेस्टर को डिस्टर्ब करती हैं। आप मायूसी नहीं फैला रहे, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो हफीज़ जलंधरी का जो शेर है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इकॉनमी हमारी जो है वो इस वक्त जो है इस शेर के मिज़दाक चल रही है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, और बदकिस्मती से इसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत या पॉलिसी मेकर्स के हाथ में नहीं है। यानी ये नहीं कि उनकी इंटेंशंस जियो पॉलिटिक्स को आपने उससे रिलेट किया, आपने बताया कि ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं इस वक्त, इशूज़ हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से जो है वो हमारा भी उन डिसीजंस का हमारा उन पर रिलायंस है, उन डिसीजंस की वजह से हम सब बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ बल्कि डेवलप कंट्रीज़ आर सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हमारे साथ कर रहे थे, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और ऐसे डिसीजंस जिसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आना चाहिए, वरना पॉलिसीज़ तो बनती रहती हैं यहाँ पर और फिर तब्दील होती रहती हैं। सो ऐसी पॉलिसीज़ जो जेन्युइनली इफ़ेक्ट करें और बेटरमेंट लाएँ, प्रॉस्पेरिटी लाएँ पाकिस्तान में, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। पॉलिसीज़ को इतना आसानी से जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।